तो स्टूडेंट्स चैप्टर 3 के कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करते हैं आगे। अगला कॉन्सेप्ट है रैखिक समीकरणों के संगत और असंगत युग्म। पहले एक बात बता दूं कि अभी लॉकडाउन के अंतर्गत ये वीडियो हम बना रहे हैं, तो अभी हमें पॉइंटर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमने टेम्परेरी पॉइंटर बना लिया है। इस पर ध्यान ना दें और जो हम समझा रहे हैं और बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसी पर ध्यान दें। ओके, तो सबसे पहले हमने संगत और असंगत युग्म के बारे में बता रहे हैं। संगत युग्म क्या है? दो चरों वाली दो रैखिक समीकरणों का युग्म संगत युग्म कहलाता है यदि युग्म का कम से कम एक हल हो। देखिए, युग्म का मतलब दो रैखिक समीकरण, उन दोनों समीकरणों को आप हल कर सकते हो। हल करने की आपको 4 विधि हम बताएंगे। अगर उनका कम से कम एक हल मिल जाए, कम से कम एक का मतलब है एक से ज्यादा भी हो, 2 3 कितने भी हल हो, कम से कम एक हल अगर हो उसका है तो वो संगत कहलाता है। और अगर कोई भी हल नहीं है तो असंगत कहलाता है। अगला लिखा है कि दो चरों वाली दो रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत युग्म कहलाता है यदि युग्म का कोई हल न हो। तो हल है तो संगत और नहीं है तो असंगत। अब हल है, एक है, दो है या अनंत है तो संगत है, और हल नहीं है तो असंगत है। अब देखिए तीसरा एक नया आश्रित युग्म। ये क्या होता है? तुल्य रैखिक समीकरणों के किसी युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इस युग्म को दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म कहते हैं। इस युग्म को सदैव संगत माना जाता है। वही एक बात ये सुनो कि जब अनंत अनेक अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो हल तो है ना उसके, भले ही अनेक है तो संगत तो हुआ, इसलिए वो हमेशा यानी सदैव संगत माना जाता है। अब बात है यहाँ पे हमने लिखा है तुल्य रैखिक समीकरण। ये क्या चीज हुई? तुल्य रैखिक समीकरण का क्या मतलब हुआ? पहले दोनों में तो हमने तुल्य वर्ड यूज ही नहीं किया था। अब आपको बताएं, जैसा दो समीकरण है आपको लिखी हुई है, अगर एक समीकरण में हम किसी भी अचर से भाग कर दें या गुणा कर दें और गुणा करके वो दूसरी जो बची हुई है उसकी तरह बन जाए, सेम हो जाए बिल्कुल, तो ऐसी रैखिक समीकरण तुल्य रैखिक समीकरण कहलाती है। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। जैसा मान लो मैं लिखूं x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। ये कोई एक सरल रेखा है। और एक और लिख दूं मैं 2x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर मैं दूसरी रैखिक समीकरण में 2 से भाग कर दूं तो मुझे पहली मिल जाएगी। अगर पहली में 2 से गुणा कर दूं पूरी समीकरण में तो मुझे दूसरी मिल जाएगी। तो पहली से दूसरी और दूसरी से पहली हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी दोनों समीकरण रैखिक समीकरण तुल्य रैखिक समीकरण कहलाती हैं। तो मैं ऐसी समीकरणों की बात कर रहा हूं। तो जब दो समीकरण हैं लेकिन वो तुल्य है, मतलब एक ही जैसी है, बस गुणा या भाग किसी अचर संख्या से गुणा कर दिया या भाग कर दिया, तो ऐसी समीकरणों के अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक। अब बात क्या है, ये दो है ही नहीं। अगर आपने 2 से भाग कर दिया फिर तो एक जैसी हो गई दोनों, तो एक ही तो रह गई, तो उसके अनेक हल होंगे अपरिमित रूप से, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, तो और वो भी संगत कहलाएगी, फिर उसका युग्म जो है संगत कहलाएगा। ठीक है, ये तीनों संगत असंगत की बात हो गई। अब हम कह रहे हैं रैखिक समीकरणों का ज्यामितीय अर्थ। अब रैखिक समीकरणों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है? ज्यामितीय अर्थ समझते हैं। देखिए, यदि एक रैखिक समीकरण युग्म ये है दिया हुआ है, मान लो ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। युग्म का मतलब दो रैखिक समीकरण आपको दी हुई हैं और आप जानते हैं ये जो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये सब क्या है? ये सब वास्तविक संख्याएं हैं और इस प्रकार हैं कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। अब इसका मतलब मैंने बता दिया था, फिर से बता रहा हूं कि इसका मतलब यह है कि ना तो a1 0 है और ना ही b1 0 है, ना ही a2 0 है ना ही b2 0 है। जब दोनों 0 नहीं होते हैं तो उसको मैथमेटिक्स में दर्शाने का तरीका ये होता है। आप चाहो तो ऐसा ना लिखे, ऐसे भी लिख सकते हो। इस बात को मैं आपको बता दूं, जैसे ये लिखा है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर नहीं है 0 के। इस बात का मतलब ये है कि a1 भी 0 के बराबर नहीं है और b1 भी 0 के बराबर नहीं है। इन दोनों बातों को एक साथ मिला के ऐसे लिख दिया जाता है, ये है। चलिए, तो अब हमें एक समीकरण युग्म है हमारे पास, तो इसमें तो निम्न 3 स्थितियां
संभव हो सकती हैं। अब तीन स्थितियां कौन कौन सी हो सकती हैं? अब देखिए, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, नॉट इक्वल टू है, तब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होती हैं और समीकरण युग्म का एक अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है एक और सिर्फ एक, अर्थात यूनिक हल होता है तथा समीकरण युग्म संगत होता है। तो वो संगत असंगत का तो बहुत आसान, अगर हल है तो संगत और नहीं है तो असंगत। ठीक है, तो अगर, हाँ ये बात बताई हमने, तो ये कंडीशन है तो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। आप देखिए, मैंने इसका एक आलेख बनाया, चित्र बनाया है। देखिए, ये तो एक्स अक्ष है और ये वाली वाई अक्ष है और ये मूल बिंदु है। एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। ये दोनों रेखाएं बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। मान लिया बिंदु P के निर्देशांक x1, y1 है। एक रेखा, एक समीकरण, एक रेखा ये बनाई है, इसका मान ली समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 है और दूसरे की मान ली a2x + b2y + c2 = 0 है। यहाँ पर c1 कर लो। ठीक है, तो ये चित्र बना दिया हमने। तो रेखाएं इस तरह की होंगी, प्रतिच्छेद कर रही होंगी अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। अब मैंने बताया तीन स्थितियां, दो और हैं, तो वो दो मैं अभी आपको लिख रहा हूँ, ऊपर बिठा रहा हूँ ताकि ये दो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, सेकेंड कंडीशन क्या है? यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। देखिए, इसमें था a और b में संबंध, इसमें c और ले लिया। a और b वाले तो बराबर है लेकिन c वाले के बराबर नहीं है। तब रेखाएं समांतर होती हैं। तब रेखाएं समांतर होती हैं, एक बात। और समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता। और जब कोई हल नहीं होगा तो फिर वो कैसा होगा? समीकरण संगत होगा तथा समीकरण युग्म असंगत होता है। देखो, इसका भी चित्र बना लो आप। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अब ऐसे बनाओ, दोनों रेखाएं समांतर। एक को मान लो a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरी को मान लो a2x + b2y + c2 = 0। ये सब वो मान लो। तो ऐसी होंगी रेखाएं। अब जब ये रेखाएं कहीं पर काटेंगे ही नहीं तो फिर इनका हल कहां से होगा? हल तो वही होता है जब दो रेखाएं किसी को काटती हैं। ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है ना, ये बिंदु इस रेखा पर भी स्थित है और इस रेखा पर भी स्थित है। तो जो बिंदु दोनों पे स्थित होता है वही उस युग्म का हल होता है। अर्थात इसका पहला बिंदु x है और दूसरा बिंदु y है। अब ये रेखाएं कहीं पर काट ही नहीं रही है, प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही है, तो इसलिए इनका कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो फिर युग्म का संगत जो है असंगत होगा। तो तब जो है वो समीकरण युग्म असंगत होगा। अब तीसरा, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। देखो, इसमें यहां पर नॉट इक्वल टू था, एक इक्वल टू था और एक नॉट इक्वल टू था। यहां पर दोनों इक्वल टू है, यानी तीनों अनुपात बराबर है। तो तब रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी। तब रेखाएं संपाती होती है।
और संपाती का मतलब क्या होता है, समीकरण युग्म, तब उस और समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब जब अनेक हल है तो उस केस में समीकरण युग्म हमारा संगत तो होगा ही, लेकिन इसको आश्रित कहते हैं। संगत या असंगत की बजाय आश्रित कहते हैं, जो कि हमेशा संगत ही होता है। तथा समीकरण युग्म आश्रित कहलाता है, जो हमेशा सदैव संगत ही होता है, जो सदैव संगत होता है। अब ये तो समझ में आ गई बात। अब ये और समझ लो कि संपाती का क्या मतलब होता है। ये तो समझ लिया था, प्रतिशत होती है रेखा, समांतर भी समझ लिया, और ये अब संपाती का मतलब समझ में आ जाए। संपाती का क्या मतलब है, देखो जैसे ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु। मैंने एक रेखा बनाई ये, और दूसरी रेखा इसी पर ही आ जाए, इसी के ऊपर ही आ जाए, इसको पूरा पूरा ढक ले, तो ये दोनों रेखाएं कहलाएंगी संपाती। दूसरी रेखा उसी पर ही आ जाए, उसी के ऊपर, तो वो संपाती हो जाती है। इसलिए अनंत हल होते हैं, जो बिंदु इस रेखा पे होगा वही बिंदु इस रेखा पे होगा, यानी जो भी हर बिंदु दोनों रेखाओं पर होगा, इसलिए इसीलिए इसके अनंत हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो एक ऐसा करो, ऐसा बना दे रहे हैं, एक ऐसा बना दे रहे हैं, मतलब दोनों रेखा इसी पर आ गई, संगत होगी, इसी पर ही संपाती हो गई, एक दूसरे के ऊपर आ गई। तो इस केस में अनेक हल होंगे और ये संगत होगा, जिसको हम आश्रित भी कहते हैं। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट अभी आपके पूरे हो गए। अब इसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि दो रैखिक समीकरणों को हल करने की 4 विधियां हैं, वो अगली वीडियो में आपको चारों विधि बताएंगे। एक उसमें ग्राफीय विधि है, एक प्रतिस्थापन विधि है, और एक विलोपन विधि है, और एक बचन विधि है। ये चारों विधियों की कॉन्सेप्ट अगली वीडियो में मिलेगी आपको। थैंक यू वेरी मच।